हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 27 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था बाओशन सरन वांगजी से मिलने आई थी और दोनों के बीच में वुशियान को लेकर बातें चल रही थी। जब वांगजी बाओशन सरन को बताता है कि उसने एम्परर के यादों में झांक कर देखा है और उनमें से एक याद है एम्परर के माँ की मौत की, तब बाओशन सरन बहुत भावुक हो गई और इस पर वांगजी उन्हें समझाने लगा, यह आपकी गलती नहीं थी और ना ही उनकी। राजमाता पहले ही मरने की कगार पर थी और वो जो भी कर रही थी शायद वो सोच के नहीं कर रही थी, वो बस उन्हें देखना चाहती थी। वांगजी बस बोल रहा था, वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि एम्परर की माँ ने ऐसा किया है क्यों। वांगजी को याद था राजमाता ने एम्परर को इस तरह से दबोच लिया था कि वो चाहे तब भी हिल नहीं सकते थे। उस वक्त उसका हस्बैंड रो रहा था, दूसरी तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, पर राजमाता ने ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया और वांगजी खुद भी इस बात से बहुत डिस्टर्ब हो गया था। अब बाओशन सरन कहीं अनंत में देखते हुए कुछ सोच कर बोली, चांगसे सरन एक बहुत अच्छी कल्टीवेटर थी, साफ दिल की और मजाकिया, पर उनकी सोच कभी भी गलत नहीं थी। उन्होंने किसी के खिलाफ अपने दिल में मैल नहीं रखा। वो अपने हस्बैंड और बेटे से बेइंतहा प्यार करती थी, ये जानते हुए भी कि वो शायद जिंदगी भर कभी भी उनके चेहरे नहीं देख पाएगी। पर वो रिसेंटमेंट उसने धीरे धीरे उन पर असर करना शुरू किया, खासकर उनके आखिरी के कुछ महीनों में। मुझे ऐसा लगता है एम्परर के इन इम्बैलेंस की वजह से इस कर्ज का उन पर भी असर हो रहा था। अचानक से वो बहुत गुस्सा रहने लगी थी। आशियान से बिछड़ने के बाद वो घंटों तक रोती रहती थी। खासकर वो एम्परर से बहुत ज़्यादा जेलस होती थी क्योंकि एम्परर अपने बेटे को देख पाते थे। उनका अपने बेटे के साथ करीबी रिश्ता था और इस बात ने एम्परर को तोड़कर रख दिया। जिस भी दर्द से एम्प्रेस गुजर रही है, एम्परर हर बात का इल्ज़ाम खुद पर लगाने लगे और मुझे पक्का यकीन है यहीं से सारी चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई। उस कर्ज का असर उन दोनों पर इतना ज़्यादा हुआ, मुझे लगता है वो कर्ज इंसान के शरीर से ज़्यादा उसके दिमाग पर असर करता है, उसकी भावनाओं पर असर करता है। ऐसा असर जो खुद शू चोंगहाई ने भी नहीं सोचा होगा। ऐसा लग रहा था बाओशन सरन बहुत थक गई है। उन्होंने वांगजी की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो हांग वनशुन। तुम एक बहुत होशियार लड़के हो, तुम्हारे सामने किसी की कोई चालाकी चलेगी नहीं। पर हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम ये बात जानते हो, ये उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम समझदार हो, इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझते होगे। अगर किसी को यह यकीन हो जाए कि उसकी खुद की गलती है, उसकी वजह से उसके अपनों को तकलीफ़ हो रही है, तो ये चीज़ हमेशा सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह होती है और ये किसी श्राप से कम नहीं है। हर इंसान हर किसी से लड़ सकता है, पर खुद से नहीं, चाहे कितना भी बड़ा कल्टीवेटर क्यों ना हो, पर वो अपने आप से, अपनी सोच से नहीं बच सकता। फिर बाओशन सरन ने हॉलीजिंग वाले पेपरमैन पर टैप करते हुए कहा, अगर उसे लगता है कि तुमने उसे देख लिया है, चाहे किसी दूसरे रूप में ही सही, पर उसकी नज़र में ये तुम पर खतरा होगा, तो अब चाहे जो हो जाए तुम्हें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक वो इस बात के लिए तैयार नहीं हो जाता कि वो खुद ये मान ले कि उससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। क्या तुम मेरी बात समझ गए? वांगजी ने हाँ में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था उसकी बात उसके गले तक आकर रुक गई है। बाओशन सरन ने वो दोनों तलिस्मान वापस से उठाए, फिर से अपने स्लीव्स में डाल दिए और फिर एक छोटी सी बुक निकाली। फिर वांगजी की तरफ मुड़कर बोली, ये आशियान की पसंदीदा है, इस तरह की और कोई नहीं है। उसकी माँ हमेशा इसे पढ़ा करती थी जब वो एक छोटा बच्चा था। वो किताब बहुत पुरानी थी, उसके धागे तक छूटने लगे थे। वांगजी उसे दोबारा से बनाना चाहता था या फिर
उसे दोबारा से लिखना चाहता था, पर उसने उस किताब को अपने दिल पर रख लिया और उसे टाइटली पकड़ते हुए बाबूशान सरन को वहाँ से जाते हुए देखा। अब वो अकेला था, तो उसने एक गहरी सांस छोड़ी, अपनी दौड़ती हुई नब्ज़ को शांत करने की कोशिश की और बाबूशान सरन की बातें वो फिर से याद करने लगा। उनका मतलब ढूंढने की कोशिश करने लगा, खासकर उनकी वार्निंग को याद करने लगा। उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल थे, पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक न एक दिन उन्हें सुलझा कर रहेगा। पर तब तक के लिए उसे बस एक बात याद रखनी है कि उसे अपने हस्बैंड को ये नहीं बताना है कि वो जानता है कि उसका हस्बैंड ही वीइंग है। खासकर तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक उसके हस्बैंड को ये डर लगा रहे कि उसकी वजह से वांगजी पर कोई भी आँच आएगी। उसे इंतज़ार करना होगा तब तक, जब तक वीइंग उसके होते हुए खुद को सुरक्षित महसूस न करे, वरना उसके हस्बैंड का डर उन दोनों के लिए मौत ही लेकर आएगा। अब वांगजी उस पेपरमैन तालिस्मान के बारे में सोचने लगा जो बाबूशान सरन ने उसे दिखाया था। क्या उस तालिस्मान के ज़रिए एम्परर वीइंग में बदल जाते थे? और शायद उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी इसके साथ बदल जाती होगी। इसी ख्याल के साथ वांगजी ने अपनी गोद में रखे उस किताब की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था वो किताब किसी आम आदमी ने लिखी है। उसके अक्षर थोड़े से झुके हुए थे, पर हाँ, चित्र बहुत सुंदर थे। उस किताब को परखने में वांगजी इतना खो गया कि उसने उसका नाम पढ़ने में भी बहुत देर की। उसका नाम था एडवेंचर्स ऑफ आइंग। वांगजी चौंक गया। उसके अंदर उस किताब को पढ़ने की जिज्ञासा जाग उठी। उसने बहुत ही ध्यान से उस किताब को खोला, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और मानो जैसे एक सांस में ही उस किताब को ख़त्म कर दिया। ये तो एक बुद्धू वाली स्टोरी थी। एक हॉली जिंग था जिसका नाम आइंग था। वो हर बारी किसी न किसी मुसीबत में फंसता था और फिर उसका दोस्त, एक खूबसूरत सा नीला ड्रैगन आयुआन, उसकी मदद के लिए आता था। दोनों ने इस तरह के बहुत सारे एडवेंचर्स किए थे जो खासकर आइंग के उत्सुकतावश बन जाते थे या फिर उसकी बदकिस्मती की वजह से। जब वांगजी ने ये किताब पूरी ख़त्म की, तब उसके माथे पर शिकन आ गई। उसके शूफू ने उसे बताया था कि हर किताब का कुछ न कुछ महत्व होता है, हर कहानी का एक मतलब निकलता है, पर उसे इस कहानी से कोई मतलब निकलता नज़र नहीं आ रहा था। ना ही उसे इस किताब को लिखने के पीछे की वजह समझ आ रही थी। ऐसा लग रहा था ये छोटे बच्चों के लिए बनाई गई किताब है। पर बच्चों की किताबें तो इसलिए बनाई जाती है कि कहानियों के ज़रिए उनमें अच्छे संस्कार डाले जा सके, उन्हें अच्छाई और बुराई के बीच का फासला समझाया जा सके। पर ऐसा लग रहा था ये कहानी बस मनोरंजन के लिए लिखी गई है, इसके पीछे ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। वांगजी को लगने लगा कहीं न कहीं ये कहानी उसके मदर इन लॉ ने लिखी होगी, चांगसे सनरेन। ये उन्होंने अपने बेटे के लिए लिखी होगी, उनके वीइंग के लिए, उनके छोटे से नूडल के लिए, जैसा कि वो वांगजी के हस्बैंड को कहती थी, जो वांगजी ने उसके साथ उसकी यादें साझा करते हुए देख लिया था। वो उसे आइंग कह के पुकारती थी। ये वही नाम था जो छोटे आयुआन ने अपने पूंछों वाले दोस्त को दिया था। शायद से इसीलिए एम्परर ने अपने हॉलीजिन के फॉर्म को यही नाम दिया। अब वांगजी उस किताब में बने हॉलीजिन के चित्र पर अपना हाथ फिराने लगा। वो हॉलीजिन काफ़ी चब्बी सा था और उसके पूंछ के एक गांठ में ड्रैगन लटका हुआ था। वांगजी ने फिर से उस किताब को गले से लगा लिया। वो बहुत सावधानी से इसे छुपा कर रखना चाहता था, इसलिए सबसे पहले तो उसने उसे एक कपड़े में लपेट लिया और फिर एक बॉक्स में रखा और उस बॉक्स को उसके निजी चीज़ों के बीच रखा जो वो क्लाउड रिसोर्सेस से लेकर आया था। वो उन पन्नों को भी ऐसे संभालना चाहता था जैसे वो अपने हस्बैंड का दिल संभाल रहा हो। उस शाम को वांगजी और वुशियान दोनों की फिर से एक बार चिकित्सा की गई।
वेंचिंग ने वांगजी से बहुत सारे सवाल पूछे, उसके यांग कल्टीवेशन के बारे में, उसकी पद्धति के बारे में, उसके परिणामों के बारे में। वांगजी ने हर एक सवाल का जवाब दिया। उससे ऐसे सवाल किसी और ने कभी नहीं पूछे थे, सिवाय हिलर दानियन के। उसने वेंचिंग को बताया, उसकी आवाज़ मर्दाना लगे इसलिए उसने किस तरह से मेहनत की है, किस तरह से अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करके उसने अपने बदन पर बाल उगाए, किस तरह से अपनी माहवारी को रोका। इस पर एम्परर जोर से हंसते हुए बोले, चलो कम से कम अब हमें ये चिंता तो नहीं रहेगी कि वांगजी गलती से प्रेग्नेंट ना हो जाए। ये बात वांगजी के दिल पर लग गई, इसलिए वांगजी ने आगे के सवालों के जवाब देने के लिए मनाही कर दी। हालांकि वो जानता था ये समय बच्चे पैदा करने के लिए सही नहीं है। अब वेंचिंग हिलर दानियन के बारे में पूछने लगी। साथ ही उसने वांगजी से कह दिया कि वो अब हिलर दानियन के साथ लेटर्स एक्सचेंज करने वाली है। उन दोनों के साथ में शोध करने से ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदेमंद नतीजा निकलेगा। वैसे भी हिलर दानियन गुसु के एक जाने माने वैद्य है। इसके बाद एम्परर की बारी थी। उन पर बहुत सारे प्रयोग किए गए उनका कर्ज हटाने के लिए। बदकिस्मती से एक भी उपाय काम का नहीं निकला। उल्टा एम्परर हर बार नाराज़ होने लगे, उदास होने लगे, गुस्सा करने लगे। लगभग 2 घंटे इस कोशिश में बिताने के बाद अंत में जब एम्परर हाफने लगे तो वांगजी ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी ची एनर्जी उनके साथ साझा की, उन्हें ये याद दिलाते हुए कि वीइंग की इन एनर्जी सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड है। वांगजी चौंक गया जब उसने खुद को अपने हस्बैंड को वीइंग बुलाते हुए देखा। उसके दिमाग में अभी भी उस किताब के वो दोनों चित्र चल रहे थे। शुक्र है कि वांगजी ये सब अपने मन में बोल रहा था। अब वो अपने हस्बैंड के हाथ को सहलाने लगा। उसके कोमल हाथ उसके हस्बैंड के उभरे हुए नसों पर घूमने लगे। वांगजी ने खुद को ढाढ़स बंधाया। आइंग को भी तो वक्त लगा था शर्मीले आयुआन का भरोसा जीतने के लिए, तो वो भी सब्र रखेगा तब तक जब तक उसके हस्बैंड खुद से उससे बात नहीं करते। उसने एक नज़र बाओशन सरन की तरफ देखा, जिन्होंने भी तुरंत हाँ में सिर हिलाया, और वांगजी और बाओशन सरन ने मिलकर वीइंग को ये यकीन दिलाया कि हाँ, उसकी परिस्थिति में सुधार हो रहा है और ये चीज़ किसी जश्न से कम नहीं है। वांगजी को खुद इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके शब्दों ने सच में उसके पति पर सही असर किया है या फिर ये बस उनकी कहानियाँ छुपाने का एक तरीका है, क्योंकि एम्परर ने इसके बाद तुरंत बात बदल दी। एम्परर मजाक मजाक में कहने लगे कि उन्होंने तो ये पूरा प्लान बनाया था कि वो वांगजी को किडनैप करके वहाँ से ले जाएंगे और फिर अपनी पसंदीदा जगह दिखाएंगे। ये बात तो वांगजी को भी जच गई और उसने अपने आप की किडनैपिंग की मंजूरी दे दी। इस बात पर तो एम्परर इतने ज़्यादा खुश हुए कि वेंचिंग का मुंह खट्टा हो गया और वीइंग ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने तुरंत वांगजी को लेकर उस चिकित्सालय की खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और जाते हुए वो चिल्लाया जा रहा था, चलो चलो, मैं तुम्हें सबसे पहली जगह दिखाता हूँ, यहाँ से तारे बहुत खूबसूरत दिखते हैं। हालांकि दोनों के खिड़की के बाहर निकलते ही एम्परर ने अपना ड्रैगन फॉर्म ले लिया था। उनका ये आकार उनके पहले वाले आकार से काफ़ी छोटा था, पर उतना भी छोटा नहीं जितना वो एंसेस्टर हॉल में बने थे। वो लगभग एक घोड़े या फिर बाघ जितने बड़े थे, इतने बड़े कि वांगजी आराम से उनके पीठ पर बैठ जाए। वीइंग तुरंत आसमान में उड़ने लगा, ऐसे जैसे वो पानी में तैर रहा हो। फिर वहाँ से वो पैलेस की सबसे ऊंची वाली छत पर जाकर बैठ गया। यकीनन वहाँ से यीलिंग का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था, जिसे देखकर वांगजी चौंकने से खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ से न सिर्फ कमल के तालाब दिख रहे थे, बल्कि यीलिंग के पर्वत भी दिख रहे थे, और ऊपर फैली हुई सितारों की चादर का तो कहना ही क्या। वांगजी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे गुसु से भी खूबसूरत कोई जगह देखने को मिलेगी। अब वीइंग वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया और वांगजी के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया, और वांगजी ने भी तुरंत अपना सर एम्परर के बाजुओं पर टिका लिया।
अपने आप को एम्परर की बाहों में कैद होने दिया। अब विंग ने कुछ सितारों के आकार दिखाए। विंग की नज़रें आसमान पर थी और वांगजी के हाथ विंग के रोप्स पर थे। उनके रोप्स पकड़े हुए, उनके पास बैठे हुए, उनकी बातें सुनना, ये वांगजी के लिए सबसे अच्छा अनुभव था। उनकी आवाज़ उसके कानों में किसी सुहानी धुन की तरह बज रही थी। उनके सिल्क रोब्स पर घूमता हुआ वांगजी का हाथ मानो किसी फर वाले बनी पर घूम रहा था। वांगजी को ऐसा लगने लगा उसके हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया है, पर वो किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। वो अकेला ही ऐसा है जो एम्परर को इतने करीब से देख सकता है, छू सकता है। यहाँ तक कि एक पल के लिए उसे ऐसा भी लगा कि उसे खुद भी इस बात की अनुमति नहीं होनी चाहिए। उसके हस्बैंड किसी भगवान से कम नहीं है। उसके छूने से कहीं वो मेले न हो जाए। इससे पहले कि वांगजी अपना हाथ विंग से हटाए, विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसी तरह से वांगजी के हाथों को लेकर अपनी बाजू को सहलाने लगा। उल्टा अब तो वांगजी के हाथ बहुत सारी जगहों पर घूम रहे थे। धीरे धीरे एम्परर की बातें खत्म हो गई और उनके हाथ वांगजी के कमर पर घूमने लगे। इसके साथ ही वांगजी को वो धुन याद आ गई जो उसने एम्परर के लिए बनाई थी। कका, वांगजी अचानक से बोल पड़ा। उसके गाल लाल हो गए थे। वो शर्मा रहा था। उसने पूछा, क्या आप मुझे अपनी गुचिन बजाने की इजाज़त दोगे? एम्परर ने कहा, सानर, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे तो अच्छा लगेगा तुम्हारा संगीत सुनना। मैंने बहुत सारी बातें सुनी है तुम्हारे गुचिन के कौशल को लेकर। तुम्हारे शूफू कहा करते थे, किसी की हद से ज़्यादा तारीफ करना गुसू के नियमों के खिलाफ है। फिर भी वो हर बार तुम्हारी तारीफ करते थे, शिजुन और शिमू के सामने। विंग जब भी बातें करता था, उसकी चेस्ट पर रखे वांगजी के गाल टिंगल करने लग जाते थे। पर इस नई बात पर वांगजी को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बस साय किया। हाँ, उसे पता है उसके अंकल के लिए वो और उसके बड़े भाई बहुत बड़े गर्व की बात है, और ये बात उसके अंकल हर किसी को बताते थे जिससे भी वो मिलते थे। इसी बात से वांगजी एक ही वक्त पर जितना खुश महसूस करता था, उतनी ही उसे चिढ़ भी होती थी। तब वांगजी ने आखिरी बार एम्परर के चेस्ट पर अपनी नाक रब की और फिर सीधा उठ खड़ा हुआ और अपनी गुचिन वांगजी को बुलाया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।